नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और इस सीरीज में हम लोग पावर सिस्टम सब्जेक्ट को स्टडी कर रहे हैं गेट गेट एग्जाम के हिसाब से। और ये मेरा सेकंड लेक्चर है। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा क्वेश्चन फाइल देखा था और क्या क्या बुक्स आपको यूज करनी है पावर सिस्टम, क्या उसका सही है। और साथ में हम लोगों ने ये भी देखा था कि पावर सिस्टम के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या पॉइंट, क्या क्या टॉपिक्स को स्टडी करना है। ठीक है? तो आज ही हम लोग क्लास में पावर ट्रांसमिशन को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा टॉपिक है पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन, ओके। तो पावर ट्रांसमिशन मीन्स क्या होता है? बाय यूजिंग ट्रांसमिशन लाइन इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द रिमोट जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड सेंटर। तो अगर मैंने किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट किया है तो उसको मुझे क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट में ट्रांसमिट करना। तो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किसका यूज करना पड़ेगा? मुझे ट्रांसमिशन लाइन का यूज करना। तो पावर ट्रांसमिशन मतलब क्या है? पावर ट्रांसमिशन का यूज हम लोग करते हैं पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम द रिमोट जनरेटिंग स्टेशन। रिमोट जनरेटिंग स्टेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी जनरेटिंग प्लांट है, जनरेटिंग प्लांट मतलब क्या होंगे? आपके पास एक स्टेशनरी लोकेशन पे हो। उस स्टेशनरी लोकेशन को अपन क्या बोलते हैं? रिमोट जनरेटिंग स्टेशन बोलते हैं। ओके, जैसे अगर आपके पास थर्मल पावर स्टेशन है तो थर्मल पावर स्टेशन है आपके पास एक स्पेसिफिक लोकेशन पे हो। अगर मान लो मैं न्यूक्लियर पावर स्टेशन की बात करूँ तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन एक स्पेसिफिक लोकेशन पे हो। अगर मैं हाइड्रो पावर स्टेशन की बात करूँ तो हाइड्रो पावर स्टेशन भी एक स्पेशल लोकेशन पे होगा, जहाँ पे आपके पास हिली एरिया होगा, जहाँ पे पानी रिसोर्सेज होगा, वहीं पर हाइड्रो पावर प्लांट को बना सकते। तो ऐसे ही आपके पास उस स्टेशन को अपन क्या बोलेंगे? रिमोट जनरेटिंग स्टेशन। टू द लेट सेंटर, टू द लोड सेंटर। तो आपके पास जो भी लोड सेंटर है, मतलब जो भी आपके पास कंज्यूमर है, जो भी कंज्यूमर यहाँ पे कनेक्टेड है, आपको रिमोट जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर में पावर को ट्रांसमिट करना है। तो किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? पावर ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत पड़ेगी। ओके। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट ये है कि क्या आपके पास ऑब्जेक्टिव होते हैं ट्रांसमिशन। मतलब अगर आपको किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम को डिजाइन करना है तो ट्रांसमिशन सिस्टम को डिजाइन करने के लिए आपके पास दिमाग में क्या क्या पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या एस्पेक्ट्स होना चाहिए, इन सभी एस्पेक्ट्स को, सभी पॉइंट्स को मैं डिस्कस करना है। और उन्हीं पॉइंट्स को मैंने क्या बोला है? ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर सिस्टम। ये आपके पास पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर सिस्टम। ओके। तो अगर मैं ऑब्जेक्टिव ऑफ पावर सिस्टम की बात करूँ, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पावर सिस्टम का? ट्रांसमिशन का। तो ट्रांसमिशन सिस्टम मस्ट बी मोर एफिशिएंट। मतलब आपके पास ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होना चाहिए? एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? आपके पास जितनी पावर आपके पास जनरेट हो रही है, पूरी की पूरी पावर आपके पास लोड सेंटर में पहुंचना चाहिए। मतलब उसमें आपके पास लॉसेस नहीं होना चाहिए, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होना चाहिए। लॉसेस तो होंगे क्योंकि प्रैक्टिकल सिस्टम है, तो किसी प्रैक्टिकल सिस्टम में लॉसेस होंगे, इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? मोर एफिशिएंट होना चाहिए। ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है, विथ द मिनिमम लाइन लॉसेस। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या हो गया? अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो लाइन लॉसेस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है। और थर्ड पॉइंट क्या है? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी। मतलब सबसे ज्यादा पावर ट्रांसमिट होती है। तो ये आपके पास ऑब्जेक्टिव है किसका? किसी भी ट्रांसमिट सिस्टम डिजाइन। ठीक है, तो अगर मैं किसी भी ट्रांसमिशन सिस्टम को डिजाइन करूँ तो मेरे पास सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके पास उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होना चाहिए, मतलब पूरी की पूरी पावर ट्रांसमिट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? आपका जो लॉसेस है, जो ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस है, वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। या पूरी की पूरी पावर ट्रांसमिट होना चाहिए, कोई भी लॉस, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी लॉसेस नहीं होना चाहिए। तो सेकंड थर्ड पॉइंट आपके पास क्या हो गया? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी। मतलब सबसे ज्यादा पावर को ट्रांसमिट कर सके, इसी उसमें कैपेबिलिटी होना चाहिए उस ट्रांसमिशन सिस्टम में। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास एक सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम को समझा देता हूँ। ये जनरली आप जब भी आप पावर सिस्टम को मैथमेटिकल सॉल्व करेंगे तो आपके पास टाइप के आप लोगों ने सिस्टम देखे होंगे, उसको अपन समझ लेते हैं कि सिस्टम किस टाइप का होता है, उसी को फिर अपन आगे समझे। ठीक है। तो ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपके पास जनरेशन हो गया। ठीक है, जैसे आपके पास आपने पावर को जनरेट किया, अब मुझे पावर को क्या करना है? ट्रांसमिट करना है। तो पावर को ट्रांसमिट करने के लिए सबसे पहले आपने क्या कनेक्ट कर दिया? यहाँ पे आपके पास ट्रांसफार्मर, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। सपोज यहाँ पे आपने 15 केवी पावर को जनरेट किया, 15,000 15,000 वोल्ट को जनरेट किया। तो यहाँ पे आपने 15 केवी डिवाइड ऑब्लिक 220 केवी का ट्रांसफार्मर कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब आपके पास इस ट्रांसफार्मर के बाद ये आपके पास जो दिख रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं? बस। ये आपके पास हो गई बस। ठीक है। ये आपके पास कौन सी बस होगी? सेंडिंग एंड बस होगी। ये होगी आपके पास सेंडिंग एंड बस।
ओके, तो यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर सेंड हो रही है, ठीक है, समझ में आ गया? ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट, ठीक है। अगेन अगर मैं जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, अगर ट्रांसमिशन लाइन का मैथमेटिकल मॉडल दिखाएं, ट्रांसमिशन लाइन में आपके पास बहुत सारे पैरामीटर हैं, ये आप आगे देखेंगे, इसमें रेजिस्टेंस भी होता है, ये कैपेसिटेंस, ठीक है। पर लेकिन जब अपन हाई करंट की बात करते हैं, तो हाई करंट आपके पास जो भी इसके बाकी पैरामीटर होते हैं, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे वो कैपेसिटेंस हो, चाहे वो उसका कंडक्टेंस हो, तो सभी आपके पास नेग्लिजिबल हो जाते हैं इंडक्टेंस से कंपेरिजन। तो अपन जो भी ट्रांसमिशन लाइन है, अगर अपन हाई पावर हाई वोल्टेज एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो उस ट्रांसमिशन लाइन को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको सिंपल एक इंडक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट, तो ये आपके पास उस ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट, ट्रांसमिशन लाइन, ओके। देन ये आपके पास अगेन एक बस होगी, है ना, बस जहाँ से आपके पास नंबर ऑफ नोड कनेक्टेड होगी, ना हो सकता है यहाँ पे एक लोड कनेक्टेड, एक लोड सेंटर कनेक्टेड है, हो सकता है नंबर ऑफ लोड सेंटर कनेक्टेड है, एज इट इज यहाँ पे आपके पास एक सप्लाई सेंटर कनेक्टेड है, हो सकता है यहाँ पे एक जनरेटिंग प्लांट ना हो कि नंबर ऑफ जनरेटिंग प्लांट कनेक्टेड, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? बस। ये आपके पास एक अनदर बस हो गई, इस बस को क्या बोलूंगा मैं? रिसीविंग एंड, रिसीविंग एंड बस बोलूंगा, ठीक है, ओके। ये रिसीविंग एंड बस हो गई। तो लास्ट में यहाँ पे आपके पास क्या कनेक्टेड? लोड मतलब कंज्यूमर, आपके पास कंज्यूमर, ठीक है। इसके आपके पास कुछ स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन में देख लेता हूँ। तो ये आपके पास जनरेटर हो गया, ये आपके पास ट्रांसफार्मर हो गया। अगर मैं किसकी बात करूंगा, बस की बात करूंगा, सेंडिंग एंड बस की बात करूंगा, तो किसी भी बस में आपके पास दो पैरामीटर गिवन होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर होता है वोल्टेज, ठीक है। सेकंड पैरामीटर होता है उसका फेज एंगल, फेज एंगल। ये आपके पास हो गया वोल्टेज वीएस, फेज एंगल कितना हो गया? डेल्टा वन, ठीक है। अगेन अगर मैं किसकी बात करूंगा, रिसीविंग एंड की बात करूँ, तो रिसीविंग एंड में अगेन आपके पास एक वोल्टेज होगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे? रिसीविंग एंड वोल्टेज बोलेंगे, वी आर। नेक्स्ट आपके पास क्या हो गया? रिसीविंग एंड का फेज एंगल क्या हो गया आपके पास? डेल्टा टी, ठीक है। फेज एंगल को अपन क्या बोलते हैं? लोड एंगल, पावर एंगल भी बोलते हैं, ठीक है, इस केस में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, एस मतलब क्या हुआ? सेंडिंग एंड, आर मतलब रिसीविंग एंड, पी मतलब रियल पावर, है ना। अगर मैं किसकी बात करूंगा, इस सेंडिंग एंड की बात करूंगा, तो सेंडिंग एंड में आपके पास जो अपेरेंट पावर है, एस से अपन रिप्रेजेंट करते हैं अपेरेंट पावर, अपेरेंट पावर कितनी होगी? एस एस, सेंडिंग एंड की अपेरेंट पावर। पीएस मतलब क्या हुआ? एक्टिव पावर होगी सेंडिंग एंड, पीएस आपके पास होगा रिएक्टिव पावर होगी सेंडिंग एंड। एज इट इज अगर मैं किसकी बात करूंगा, रिसीविंग एंड की बात करूंगा, रिसीविंग एंड में भी आपके पास क्या होगा? रिसीविंग एंड की एक्टिव पावर, रिसीविंग एंड की रिएक्टिव पावर, और रिसीविंग एंड की अपेरेंट, ठीक है। अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया? आपने सेंडिंग एंड, आर मतलब रिसीविंग एंड, पी मतलब रियल पावर, क्यू मतलब रिएक्टिव पावर, टेल मतलब लोड एंगल, पावर एंगल, ठीक है, और इसको फेज एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास एक्शन मतलब क्या हुआ? ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस होगा, एक्शन मतलब ट्रांसमिशन लाइन रिएक्टेंस, ओके। नेक्स्ट आपके पास, नेक्स्ट आपके पास हो गया सेंडिंग, सेंडिंग एंड अपेरेंट पावर। तो सेंडिंग एंड अपेरेंट पावर को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्टिव पावर प्लस जे टाइम्स ऑफ रिएक्टिव पावर। अगर मैं सेंडिंग एंड की रिएक्टिव तो अपेरेंट, रिसीविंग एंड की अपेरेंट पावर की बात करूं, तो रिसीविंग एंड की अपेरेंट पावर कितनी होगी आपके पास? रिसीविंग एंड की एक्टिव पावर और रिसीविंग एक्टिव पावर, ओके। और यहाँ पे आपने क्या जूम किया है? रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस को पहले ट्रांसमिट किया है कि आपके पास, अपन किसकी बात करते हैं? हाई ट्रांसमिशन की बात करते हैं, ठीक है, हाई वोल्टेज एप्लीकेशन की बात करते हैं। तो हाई वोल्टेज एप्लीकेशन आपके पास जो ट्रांसमिशन है, उसकी पैरामीटर होता है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, कंडक्टेंस, उसको कंपेयर टू उसके रिएक्टेंस, समझ में गया? ये बेसिक आपके पास एक सर्किट डायग्राम, आपको कुछ डॉक्यूमेंट गिवन होती है, देयर वन से ऑब्जेक्ट हम इसको रिप्रेजेंट, ठीक है, क्लियर हो गया? और आपको मालूम होगा कि यहाँ पे रिएक्टेंस के साथ जे का मल्टीप्लाई है। जब भी अपन किसकी बात करेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करेंगे, जे का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें, माइनस जे का, ठीक है। जब आप आगे उन डायग्राम्स सॉल्व करेंगे, आगे एक्सप्लेन करेंगे, कुछ चीजें आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे होल नेटवर्क को मैंने एक स्मॉल नेटवर्क की फॉर्म में एज्यूम करूँ, यहाँ पे आपके पास एक जनरेटर कनेक्टेड है, जिसका सेंडिंग एंड वोल्टेज कितना गिवन है? बीएस। यहाँ पे आपके पास लोड सेंटर कनेक्टेड है, इसमें लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना गिवन है? वी आर। और इसके आपके पास डेल्टा वन और डेल्टा टू भी गिवन है, इसका लोड एंगल गिवन है, इसका लोड एंगल, लोड एंगल मतलब फेज एंगल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मालूम है कि अगर सेंडिंग एंड का वोल्टेज अगर रिसीविंग एंड के वोल्टेज के बराबर हो जाए, आप लोगों ने नेटवर्क थ्योरी में स्टडी किया हो,
कि अगर आपके पास वोल्टेज अगर इक्वल हो गया, तो अगर वोल्टेज आपके पास इक्वल हो गया, मतलब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 0। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो करंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। करंट आपके पास 0 होना चाहिए, ठीक है। पर लेकिन अगर अपन किसकी बात करेंगे, पावर सिस्टम की बात करें, तो पावर सिस्टम में आपको मालूम है कि जितना अपन वोल्टेज जनरेट करते हैं, अगर उतना आपके पास रिसीविंग एंड में पहुंच रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पास कुछ ना कुछ आपको करंट तो मिलेगी, डेफिनेटली आपके इक्विपमेंट चल रहे हैं, और आपको ये अचीव करना ही है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, VS इज इक्वल टू VR। इस कंडीशन में पावर सिस्टम में आई नॉट इक्वल टू 0, या करंट का मैग्नीट्यूड 0 नहीं होगा, तो आपके पास कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा। वो करंट क्यों फ्लो होगा, वो करंट इसलिए फ्लो होगा क्योंकि आपके पास डेल्टा वन नॉट इक्वल टू डेल्टा। अगर आपके पास PS एट एंगल डेल्टा वन इज एक्जैक्टली इक्वल टू VR एट एंगल डेल्टा टू, आपस में दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो जाएंगे, उस कंडीशन में आपके पास करंट का मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा। पर लेकिन अगर आप किसकी बात करेंगे, पावर सिस्टम एप्लीकेशन की बात करेंगे, पावर सिस्टम एप्लीकेशन में आपके पास अगर वोल्टेज दोनों इक्वल हो गए, प्रेजेंटली नहीं हो पाएगा, उस कारण से आपके पास कुछ ना कुछ करंट होगा, ठीक है। और अगर मैं जो आपके पास पावर ट्रांसमिट हो रही है, उस पावर ट्रांसमिट का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, ठीक है, ये आपके पास पावर ट्रांसमिट का फॉर्मूला होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला एक्चुअली कहाँ से बनता है, ये फॉर्मूला बनता है P इक्वल टू सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज, जो भी आपके पास रिएक्टेंस है इन दोनों के बीच का, साइन ऑफ डेल्टा, तो दोनों के बीच का लोड एंगल, ठीक है, दोनों के बीच का लोड एंगल, ठीक है। तो जनरली आपके पास क्या होता है कि अपन अ, ये जो फॉर्मूला किस कंडीशन में होता है, इस कंडीशन में होता है कि VS एट एंगल डेल्टा होता है और VR एट एंगल 0 होता है, ठीक है। इसको अपन इनफाइनाइट बस बार बोलते हैं। अगर उसमें इनफाइनाइट बस बार बोल दिया, मतलब उसका जो लोड एंगल होगा वो कितना होगा, आपके पास 0, ठीक है। तो आपने इस केस में क्या किया, आपने डेल्टा वन डेल्टा टू अज्यूम किया है, तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को मॉडिफाइड फॉर्म में कैसे लिखूंगे, सेंडिंग एंड वोल्टेज इंटू रिसीविंग एंड वोल्टेज डिवाइड बाय जो भी ट्रांसमिशन लाइन है उसका रिएक्टेंस एक्सएल, साइन ऑफ डेल्टा वन माइनस वन। ओके, यहाँ पे डेल्टा था क्योंकि डेल माइनस 0 हो जाता, और यहाँ पे डेल्टा वन डेल्टा टू है तो डेल्टा वन माइनस डेल्टा डेल्टा टू। ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करना है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, इसकी मैक्सिमम को रिप्रेजेंट। मैक्सिमम मतलब क्या होगा, साइन और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है, तब आपके पास ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर साइन डेल्टा वन माइनस डेल्टा जीरो 1 हो गया, इसका मतलब मुझे इस ट्रांसफर पावर की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इसका फॉर्मूला क्या बन गया, मैक्स टू साइन ऑफ डेल्टा, डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू क्या बन गया, डेल्टा टू, तो पी मैक्स इन साइन ऑफ डेल्टा, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने जब अपन इलेक्ट्रिकल मशीन को स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन में जो सिंक्रोनस जनरेटर को स्टडी करते हैं, तो सिंक्रोनस जनरेटर में ये आपके पास ट्रांसफर एक्टिव पावर का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर आपको देखना है कहाँ से पिटाई, तो आप सिंक्रोनस जनरेटर को रेफर कर सकते हैं, वहाँ से आपको फॉर्मूला मिल जाए। ओके, पर पावर सिस्टम में डायरेक्ट आपको सभी बात कर, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को स्टडी, तो पावर सिस्टम में ये फॉर्मूला आपके पास बार बार यूज होगा। ओके, तो ये आपके पास मैंने सिंपल एक पावर सिस्टम डायग्राम को यहाँ पे समझाया है, और मैंने ये समझा है कि अगर मेरी ट्रांसमिशन सिस्टम को डिजाइन करें, ट्रांसमिशन सिस्टम की एफिशिएंसी ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी पावर ट्रांसफर कैपेसिटी मैक्सिमम। ओके, मतलब अगर मुझे इस पॉइंट को समझना है, तो इस पॉइंट को समझने के लिए मेरे पास सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरे पास पी मैक्सिमम की वैल्यू सबसे ज्यादा हो। अगर पी मैक्सिमम की वैल्यू ज्यादा होगी तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो आपके पास पी मैक्सिमम है, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, पी मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो, VS इंटू वी आई डिवाइड बाई एक्स है, VS इंटू वी आई डिवाइड बाई एक्स है। और अगर आपने सोच लिया कि सेंडिंग एंड का वोल्टेज रिसीविंग एंड वोल्टेज के बराबर है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, VS इंटू वी आर आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो VS इक्वल टू वी आर को मैंने VS ही अज्यूम कर लिया, तो VS इंटू VS कितना हो गया, VS होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। ओके, तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म। तो अगर मुझे क्या करना है, पी मैक्स का फॉर्मूला क्या निकला, पी मैक्सिमम इक्वल टू निकला आपके पास VS होल स्क्वायर इंटू एक्सएल, मतलब वोल्टेज का होल स्क्वायर डिवाइड बाय रिएक्टेंस। ओके, तो अगर मुझे क्या करना है, इस पावर ट्रांसफर की कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, ठीक है, ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है कि पावर ट्रांसफर की कैपेबिलिटी बढ़ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वोल्टेज की वैल्यू को या तो बढ़ा दूं, अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाता जाऊंगा तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर मैं क्या करूंगा, रिएक्टेंस की वैल्यू या तो मैं कम कर दूं, अगर रिएक्टेंस की वैल्यू मैंने कम कर दी, तो सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड के बीच में जो भी आपके पास कनेक्टेड है, तो जो भी आपके पास ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड है, अगर मैं उसकी रिएक्टेंस की वैल्यू को किसी भी कारण से कम कर दूं, तो मेरे पास पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी हो जाएगी। या फिर जिस भी वोल्टेज पर अपन काम कर रहे हैं, उस वोल्टेज को अगर अपन बढ़ाते जाएं, तो पावर ट्रांसफर
आपके पास बढ़ती जाएगी। तो मैक्सिमम पावर आपके पास सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड से ट्रांसफर होगी। ओके, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको समझना है, इस बेसिस से क्वेश्चन आ जाए। ओके, तो अगर मैं किसकी बात करूंगा, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ा दूंगा तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है ना। आपने देखा होगा कि पावर सिस्टम में हाई वोल्टेज की बात करते हैं, तो हाई वोल्टेज होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आपके पास वो पावर ट्रांसफर को बढ़ा दूँ। ओके, तो कैसे, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये टॉपिक के सब टॉपिक के एडवांटेज ऑफ हायर ट्रांसमिशन वोल्टेज। ओके, तो अगर मेरे पास टू मैक्सिमम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एच होल स्क्वायर है, मतलब अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू बढ़ा दूंगा तो पावर ट्रांसफर भी बढ़ जाएगी, है ना। मतलब आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज इंक्रीज। अगर मैं वोल्टेज की बढ़ा रहा हूँ, पावर ट्रांसफर, ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि अगर मैं वोल्टेज दुगना कर दूंगा, ठीक है, तो टू वी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर मतलब 4 टाइम, तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी 4 गुना हो जाएगी, है ना। मतलब अगर मैं वोल्टेज दुगना कर रहा हूँ तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी 4 गुना हो रही है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं वोल्टेज को 3 गुना कर दूँ, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी 9 गुना हो जाएगी, ठीक है। अगर मुझे ट्रांसमिशन लाइन की पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ाना है, बढ़ाना है, ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड, आपके पास अगर मैं वोल्टेज लेवल को बढ़ा दूं, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब लाइन लॉसेस कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है, ट्रांसमिशन एंड लॉसेस आर रिड्यूस। अगर मैं हाई वोल्टेज पे काम कर रहा हूँ, तो वोल्टेज लेवल को बढ़ा रहा हूँ, तो उससे आपके पास होगा क्या, उससे आपके पास ट्रांसमिशन लाइन लॉसेस रिड्यूस हो गए, ठीक है। कैसे रिड्यूस होंगे, देख लेते हैं। ये आपके पास एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू V I cos phi, और आपको मालूम है लॉसेस किस पे डिपेंड करते हैं, करंट पर। सबसे पहले करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगी। करंट का फॉर्मूला कितना होगा, आई इक्वल टू पी डिवाइड बाय वी कॉस फाई, ठीक है, आपके पास करंट का फॉर्मूला हो गया। तो अगर हमें लॉसेस फाइंड आउट करना है, तो लॉसेस किस में होते हैं, तो रेजिस्टेंस में, मतलब आई स्क्वायर आर लॉसेस को कैलकुलेट करेगा, तो करंट की वैल्यू हो गई, तो आई स्क्वायर मतलब कितना हुआ, पी स्क्वायर डिवाइड बाय वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव आर। ओके, तो अगर मैं किसकी बात करूँ, लॉसेस की बात करूँ, लॉसेस जो लॉसेस है वो वोल्टेज की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है। यहाँ पे देखो, तो आपके पास लॉसेस है तो वोल्टेज की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन है, वोल्टेज स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं वोल्टेज लेवल को बढ़ाता जाऊंगा तो आपके पास लाइन लॉसेस क्या होंगे, होंगे। ओके, समझ में आ गया। और सेकंड, एक और पॉइंट भी अपन देख सकते हैं, यहाँ से एक और कंक्लूजन निकल जाएगा कि जो भी आपके लॉसेस है वो कॉस स्क्वायर के भी इनवर्सली प्रोपोर्शन है। कॉस स्क्वायर क्या होता है, पावर फैक्टर, मतलब अगर अपन पावर फैक्टर की वैल्यू को बढ़ा देंगे, अगर पावर फैक्टर की वैल्यू को क्या कर देंगे, पावर फैक्टर की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो लाइन लॉसेस आपके पास क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना। अगर मैं पावर फैक्टर को किसी भी कारण से बढ़ा दूं तो आपके पास लाइन लॉसेस कम हो जाएंगे। अपन देखते हैं, जब भी अपन पावर फैक्टर की बात करते हैं तो यूजली पावर फैक्टर सबसे बेस्ट होता है, और अगर आपके पास पावर फैक्टर कम है, 0.2 0.3 0.4, तो उसमें लॉसेस ज्यादा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके सिस्टम का पावर फैक्टर अच्छा होना चाहिए, यूनिटी के पास होना चाहिए, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। अगर आप ज्यादा वोल्टेज पे काम करते हैं तो पावर ट्रांसफर बढ़ जाती है, तो लाइन लॉसेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो थर्ड पॉइंट ये है कि लाइन लॉसेस कम हो रहा है, मतलब आपके पास जो भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर की वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट भी कम हो गई, तो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन कम हो गया, ठीक है, मतलब उसके मटेरियल की कॉस्ट कम हो गई, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है। ये कैसे, इस पॉइंट के ऊपर समझ लेते हैं। द एरिया क्रॉस सेक्शन एंड द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज रिड्यूस, ठीक है। अगर मैं वोल्टेज लेवल को बढ़ा दूंगा तो आपके पास जो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर है और एरिया क्रॉस सेक्शन कंडक्टर है वो आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल बाय, अगर मुझे एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो एरिया इक्वल टू कितना हो गया, रो एल डिवाइड बाय आर, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। यहाँ पे अभी आपने किसका फॉर्मूला देखा है, आपने देखा 1 अपॉन आर का फॉर्मूला देखा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये आपके पास जो फॉर्मूला था, ठीक है, आई स्क्वायर आर इक्वल टू स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइड पी स्क्वायर डिवाइड वी स्क्वायर क्रॉस बाई आर। अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट, 1 अपॉन आर की वैल्यू फाइंड आउट, 1 अपॉन आर की वैल्यू क्या होगी, पी लास्ट में किसका मल्टीप्लाई करूंगा, वी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई डिवाइड बाई वी स्क्वायर डिवाइड करूंगा, फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे, ओके। ये मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने वही किया, मैंने उसका रेसिप्रोकल करने के बाद क्या हुआ, आपके पास 1 अपॉन आर की वैल्यू पी स्क्वायर डिवाइड बाई वी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई, मतलब पावर लॉस, ओके। अब अगर मैं, अगर अपन किसकी बात करें, एरिया क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं,
अगेन जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वोल्टेज के स्क्वायर की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शन। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं वोल्टेज लेवल को बढ़ा दूंगा, वोल्टेज लेवल को बढ़ाते जाऊंगा, तो आपके पास जो कंडक्टर है एरिया, उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, मतलब उसका वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम के फॉर्म में क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम आपके पास हो गया एरिया इंटू लेंथ, तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो एरिया के प्रोपोर्शन हो गया, और एरिया आपके पास वोल्टेज स्क्वायर के इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसका मतलब जो आपके पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी आपके पास क्या होगा, वोल्टेज स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा। ओके, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपको ट्रांसमिशन लाइन एक्सेस करना है, पावर ट्रांसफर पता हो, इसका मतलब आपको हाई वोल्टेज पे काम करना पड़ेगा, और आपने वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाती गई तो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाने से फायदा क्या होगा। आपके पास पहला पॉइंट था पावर ट्रांसफर, सेकेंड पॉइंट था लॉसेस कम हो जाएंगे, थर्ड था आपके पास जो भी कंडक्टर है आपके रिक्वायरमेंट आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर है जिससे उसकी रिक्वायरमेंट एरिया क्रॉस सेक्शन में वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट हो जाएगी कम होगी। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जब आपके पास हायर वोल्टेज वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर is reduced and material requirement is reduced, is cost of transmission line is reduced. Okay? ये आपके पास कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म है, वैल्यू रिजल्ट है, थ्योरेटिकल फॉर्म में हमेशा कंफ्यूज होता है। इससे क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाने से आपके पास पावर ट्रांसफर से लाइन लाइन लॉसेस का ये सभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास 5 किलोवाट 5 का आपके पास कंडक्टर स्टॉक मान लो 32 केवी का 130। तो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूंगा तो 132 केवी आपके पास वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अगर मैं इसे कंपेरिजन 36 केवी की कंपेरिजन। ओके, ओके, तो ये आपके पास मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि अगर पावर ट्रांसफर करना है तो मुझे वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। इसकी वैल्यू बढ़ाने से आपके पास पावर ट्रांसफर बढ़ जाएगी, साथ में लाइन लॉसेस कम हो जाएंगे, साथ में आपके पास ट्रांसमिशन जो मटेरियल रिक्वायरमेंट है वो आपके पास कम हो जाएगी। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर मुझे पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को बढ़ाना है तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप क्या पहला काम क्या कर सकते हैं, कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दूसरा काम क्या कर सकता हूँ मैं, दूसरा काम ये कर सकता हूँ कि आपके पास जो भी लाइन का रिएक्टेंस है उसको कम कर, तो लाइन के रिएक्टेंस को कम कर दिया किसी भी मेथड से, पावर ट्रांसफर बढ़ जाए। तो अगर मुझे लाइन के रिएक्टेंस को कम करना, लाइन के रिएक्टेंस को मैं बहुत अलग अलग मेथड से कम कर सकता हूँ। पहले आपके पास है बाय यूजिंग पैरेलल लाइन्स, मतलब डबल सर्किट लाइन का मैं यूज करूँ। ठीक है, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर प्रैक्टिकली में अपन एक कंडक्टर का यूज नहीं करते, वहाँ पे अपन क्या करते हैं, दो कंडक्टर। ठीक है, तो दो कंडक्टर मतलब डबल सर्किट लाइन। तो डबल सर्किट लाइन का यूज करने से आपको फायदा क्या होता है, यहाँ पे देखो डबल सर्किट लाइन का यूज कर रहा हूँ तो XL1 और XL2 आपस में कैसे पैरेलल में कनेक्ट। ठीक है, और आपको मालूम है कि अगर दो कंडक्टर आपके पास पैरेलल में कनेक्टेड है, 2 ओम तो 2 ओम आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आपको इसका रिजल्ट इनको कितना मिलेगा, 1। तो आपके पास दो कंडक्टर को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो उसका ओवरऑल रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब आपके पास जो एक्सएल डैश है वो आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये कम होगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस एक्सएल था अगर सिंगल सर्किट लाइन का यूज करें। तो डबल सर्किट लाइन में अगर रिएक्टेंस की वैल्यू कम हो गई है ना, बाय यूजिंग डबल सर्किट लाइन का यूज करने से आपके पास रिएक्टेंस की वैल्यू कम हो गई तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस केस में पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, और नॉर्मल कंडीशन में पावर ट्रांसफर देखिए उससे ज्यादा पावर ट्रांसफर। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड क्या होगी कि अगर आपको पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी के लिए आपको किसका यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा डबल सर्किट। ठीक है, डबल सर्किट लाइन यूज करने से ओवरऑल रिएक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, रिएक्टेंस से आपके पास पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। ओके, ये फर्स्ट मेथड हो गई रिएक्टेंस की वैल्यू कम। ठीक है, सेकंड मेथड ये होती है कि आपको मालूम है कि मुझे क्या करना है, रिएक्टेंस की वैल्यू कम करना है। तो मुझे रिएक्टेंस की वैल्यू कम करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कैपेसिटेंस कनेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे मैं कैपेसिटेंस कनेक्ट कर दूंगा तो आपको मालूम है कि इंडक्टर का रिएक्टेंस क्या होता है, एक्सएल।
अगर कैपेसिटेंस की रिएक्टेंस की बात करूंगा तो माइनस जे एक्सी हो जाएगा। अगर ओवरऑल रिएक्टेंस की बात करूंगा तो आपके पास क्या मिलेगा, जे एक्सएल माइनस एक्सी मिलेगा। ठीक है, मतलब आपके पास एक्टिव रिएक्टेंस में से कैपेसिटिव रिएक्टेंस माइनस कर दूंगा। तो अगर मेरे पास मेरे कैपेसिटेंस का यूज कर लिया, कैपेसिटर बैंक का यूज कर लिया सीरीज में, सीरीज में अगर मैं कैपेसिटर का यूज कर रहा हूँ तो ओवरऑल रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर ओवरऑल रिएक्टेंस की वैल्यू कम हो गई तो पावर ट्रांसफर बढ़ जाएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये आपके पास सर्किट था, यहाँ पे सेंडिंग एंड वोल्टेज भी 1 था, रिसीविंग एंड वोल्टेज भी था, और लाइन का रिएक्टेंस 1 था। अगर हमें ये मैक्सिमम पावर की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 इंटू 1, तो 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, पर लेकिन मान लो मैंने यहाँ पे आपके पास एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस का यूज किया 0.5 का, तो माइनस जे 0.5 हो गया। अगर दोनों को मैं अपन सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 5 मतलब 0.5 बचा। तो अगर मेरी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी फाइंड आउट करना नई वाली, इसको मैंने प्रिंट किया है इमैक्स टेस्ट से, तो आपके पास क्या होगा, वोल्टेज का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर, 1 इंटू 1 डिवाइड बाय 0.5 का होल स्क्वायर, मतलब आपके पास रिजल्ट कितना मिल रहा है 2। तो आपको समझ में आ रहा है कि पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी क्या होगी, दुगनी होगी अगर मैंने किसका यूज किया, सीरीज कैपेसिटर। ठीक है, तो पहली मेथड तो ये होगी डबल सर्किट लाइन का यूज कर, और डबल सर्किट लाइन का यूज करोगे तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरी मेथड ये होगी कि अगर आप क्या कर रहे हो कि आप कैपेसिटर बैंक का यूज कर लो, सीरीज में कैपेसिटेंस कनेक्ट कर दो, तो लाइन से जब सीरीज में कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे तो उससे आपके पास क्या होगा, रिएक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, पावर ट्रांसफर बढ़ जाएगी। ठीक है, ये सेकंड मेथड होगी। थर्ड मेथड ये होती है कि अपन बंडल्ड कंडक्टर का यूज करते हैं। ठीक है, बंडल्ड कंडक्टर भी अपन आगे स्टडी करेंगे, तो कंडक्टर क्या होता है। ठीक है, बंडल्ड कंडक्टर अपन देखने जाएंगे, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए समझा देता हूँ कि बंडल्ड कंडक्टर मतलब क्या होता है कि ग्रुप ऑफ कंडक्टर, मतलब अपन इंस्टेंट ऑफ वन कंडक्टर अपन मल्टीपल कंडक्टर का यूज करते हैं। मतलब 4 कंडक्टर मिला के एक कंडक्टर, उसको बंडल कंडक्टर बोलते हैं। मान लो मैंने आप नंबर ऑफ कंडक्टर बढ़ा दो तो आपको उसको क्या बोलेंगे, बंडल कंडक्टर। मान लो 2 कंडक्टर मिला के एक कंडक्टर बना दिया, इसको क्या बोलते हैं, बंडल। तो बंडल कंडक्टर के यूज करने में होता क्या है, अगर मैं बंडल कंडक्टर की बात करूंगा तो बंडल कंडक्टर के अगर मेरे इंडक्टेंस की वैल्यू फाइनल, तो बंडल कंडक्टर का जो इंडक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू टेन टू पावर 7 एल एन मतलब लॉग टी डिवाइड बाय 0.7788 आर हेनरी पर मीटर। ये आपके पास बंडल कंडक्टर का रिएक्टेंस का फॉर्मूला। तो अगर मैं बंडल कंडक्टर की बात करूंगा तो बंडल कंडक्टर का यूज करने से आपके पास जो रेडियस है, ये रेडियस है, इस रेडियस की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, अगर अपन बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं तो बंडल कंडक्टर से आपके पास जो इफेक्टिव रेडियस होती है ये भी बढ़ जाती है। अगर कंडक्टर की इफेक्टिव रेडियस बढ़ रही है इसका मतलब इसकी रिएक्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर इंडक्टेंस की वैल्यू कम हो रही है मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कम हो रही है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कम हो रही है तो पावर ट्रांसफर बढ़ जाएगी। ओके, तो इसका मतलब अगर मैं बंडल कंडक्टर छोड़ेंगे, बंडल कंडक्टर मतलब ग्रुप ऑफ कंडक्टर का यूज करेंगे। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ कंडक्टर का यूज करने का फायदा ये होगा कि आपके पास जो जो ग्रुप ऑफ कंडक्टर का यूज करने से फायदा ये मिलेगा कि आपके पास जो इफेक्टिव रेडियस है वो बढ़ जाएगी, और इफेक्टिव रेडियस बढ़ने से आपके पास जो इंडक्टेंस है उस इंडक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, और आपके पास इंडक्टेंस की वैल्यू कम होने से इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कम होने से आपके पास पावर ट्रांसफर कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ओके, ये आपके पास क्या हो गई, थर्ड मेथड हो गई। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ, बाय यूजिंग बंडल्ड कंडक्टर, by using bundled conductor, effective radius of the conductor increase so that inductance and inductive reactance reduces, hence the power makes increase। ठीक है, पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट अगर मुझे पावर ट्रांसफर कैपेसिटी बढ़ानी है तो पीमैक्स, तो आपने पीमैक्स वोल्टेज और रिएक्टेंस भी डिपेंड कर रहा है, दोनों की मेथड देखनी। अगर मैं इस डेल्टा एंगल को भी मैनेज कर पाऊँ, डेल्टा को ऐसा मैनेज कर सकूँ कि आपके पास पावर ट्रांसफर कैपेसिटी बढ़ जाए, तब भी आपके पास आप पावर ट्रांसफर कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं। ये आपके पास क्या होता है, लोड एंगल। ठीक है, तो इस लोड एंगल को भी अगर अपन चेंज कर सकते हैं, स्पेसिफिक लिमिट रख सकते हैं, तो आपके पास पावर ट्रांसफर कैपेसिटी बढ़ सकती है। ये आप ये जो डेल्टा की जो पोजीशन है, लोड एंगल की जो पोजीशन है, तो अपन उसको स्टेबिलिटी में स्टडी करें। यहाँ पर स्टेबिलिटी में स्टडी करें। ठीक है, स्टेबिलिटी के पॉइंट को, स्टेबिलिटी टॉपिक को अपन स्टडी करेंगे तब। ठीक है, तो इसको अगर मैं समझना चाहूँ तो यहाँ पे मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास जो पी आर है, जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है, वो साइन डेल्टा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो आपके पास active power demand is continuously variable parameter. For meeting this parameter load, power angle is changed at a generating station and practical value of delta is used up to 5 degree due to stability.
और 30 to 45 डिग्री प्रोफाइल रेंज ऑफ द ऑपरेशन। मतलब होता क्या है कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास मान लो कोई जनरेटर कनेक्ट है, आपके पास मान लो जनरेटर कनेक्टेड है, ठीक है, ये आपके पास ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड है, ये आपके पास मान लो कोई लोड कनेक्टेड, लोड मतलब यहाँ पे आपके पास कोई हैवी लोड कनेक्टेड ट्रेन, यहाँ पे आपके पास कोई ट्रैक्शन मोटर मतलब ट्रेन कनेक्ट, ठीक है। अब आपके पास होगा क्या, जो आपके पास जनरेटर है, जनरेटर किससे कनेक्टेड होगा, टरबाइन से, तो टरबाइन से कनेक्टेड है, तो टरबाइन के जो मान लो आपके पास ये थर्मो पावर प्लांट, तो थर्मो पावर प्लांट में आपके पास टरबाइन का जो इनपुट होगा वो स्टीम इनपुट, तो स्टीम इनपुट की वैल्यू चेंज करने के लिए अपने पास यहाँ पे स्पीड गवर्निंग सिस्टम है, स्पीड गवर्निंग सिस्टम वाला स्पीड की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, है ना। मतलब अपन क्या करेंगे, इस वॉल्व से आपके पास जो भी स्टीम है वो स्टीम आपके पास वेरी करेगी। अगर आपके पास मान लो मैं स्टीम कम कर दूंगा, टरबाइन की स्पीड कम हो जाएगी, जनरेशन कम हो जाएगी। अगर मेरे पास क्या होगा, स्टीम इनपुट की वैल्यू को मैंने बढ़ा दिया, तो आपके पास क्या होगा, टरबाइन में स्टीम की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब आपके पास जनरेशन बढ़ जाएगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लो आपके पास, जैसे आपके पास मान लो कि मान लो ये आपके पास एक ऑपरेटिंग पॉइंट है ना, इस ऑपरेटिंग पॉइंट पर आपके पास क्या हो रहा है, जो भी रिसीविंग एंड पावर थी तो सेंडिंग एंड पावर, जो भी सेंडिंग एंड पावर है वो रिसीविंग एंड पावर के बराबर है, ठीक है। पर मान लो अगर आपने लोड की वैल्यू को बढ़ाया, जैसे लोड की वैल्यू को बढ़ाया तो आपके पास क्या होगा, ये जो लोड एंगल है, लोड एंगल कम होगा, ठीक है। अगर आपके पास, जैसे आपने लोड बढ़ाया, लोड की वैल्यू बढ़ाने पर आपके पास क्या होगा, आपके पास लोड बढ़ जाएगा, हैवी मशीन चलने लगेगी, तो ऑटोमेटिकली जनरेटर का जो लोड एंगल है वो कम हो जाएगा, ठीक है। पर लेकिन आपको इस स्टेबल पॉइंट को ऑपरेट करना है, तो स्टेबल पॉइंट को ऑपरेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से टरबाइन से अपन टरबाइन की स्पीड को बढ़ा देंगे, मैं जनरेटर की स्पीड को बढ़ा दूंगा तो इस ज्यादा लोड को ऑपरेट करने के लिए ज्यादा पावर जनरेट, तो यहाँ पे आपके पास स्पीड गवर्निंग सिस्टम से अपन वाल्व ओपनिंग को चेंज करेंगे, वाल्व वैल्यू को बढ़ाने से टरबाइन की स्पीड, टरबाइन में आपके पास ज्यादा स्पीड जाएगी, जिससे आपके पास टरबाइन बहुत स्पीड से रोटेट करेगा, मतलब आपके पास जनरेटर ज्यादा पावर जनरेट, ठीक है। तो ये आपके पास इस पॉइंट पे जाएगा, ठीक है। मतलब सबसे पहले लोड बढ़ने से लोड एंगल कम होने लगा, और जैसे आपने स्पीड को बढ़ा दिया तो लोड एंगल फिर से ज्यादा होगा। तो ये आपके पास इन दोनों पॉइंट के बीच में फ्लक्चुएट होता है। तो अगर आपने क्या किया है, डेल्टा को एक प्रॉपर मैनेज कर लिया, तो उस कंडीशन में भी अपन पावर, मैक्सिमम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं सेंडिंग एंड से रिसीविंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। कैसे आपके पास पावर ट्रांसमिट करती है, ठीक है, और मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट से बड़ा सकता। और इसमें एक और पॉइंट है, इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। एक पॉइंट ये है, तो वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन मस्ट बी, मतलब अपन ये चाहेंगे कि आपके पास जो भी सेंडिंग एंड वोल्टेज वो रिसीविंग एंड के बराबर। वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन सेकेंडरी साइड वोल्टेज VS माइनस VR विद रिस्पेक्ट टू रिसीविंग एंड ट्रांसमिशन एंड, तो VS माइनस VR डिवाइड बाय VR हंड्रेड, जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है। तो आपको ऐसा ट्रांसमिशन डिजाइन करना है कि इसका वोल्टेज, तो वोल्टेज रेगुलेशन जीरो का मतलब क्या हुआ, अगर ये क्वांटिटी जीरो होती है तो VS माइनस VR मतलब VS इक्वल टू VR, मतलब आपके पास सेंडिंग एंड वोल्टेज रिसीविंग, अगर ये कंडीशन आपके पास अचीव हो जाएगी तो अ, आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन कितना होगा, जीरो। तो आपके पास, अगर मैंने इस टॉपिक में आज की क्लास में मैंने क्या सीखा, आज की क्लास में ये देखा कि आपके पास कोई भी ट्रांसमिशन सिस्टम वगैरह को डिजाइन करना, तो उसमें क्या क्या खूबियां होना चाहिए। पहली खूबी ये होना चाहिए कि उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होना चाहिए, दूसरी खूबी ये होना चाहिए उसकी लॉसेस कम होना चाहिए, और तीसरी खूबी क्या होना चाहिए कि उसकी मैक्सिमम पावर को ट्रांसमिट करने की जो कैपेबिलिटी ज्यादा हो, ठीक है। अब मैंने आपके पास कोई फॉर्मूला बताया पावर ट्रांसमिशन, उस पावर ट्रांसमिशन में सबसे पहले मैक्सिमम पावर को मैंने डिस्कस किया, तो मैंने देखा कि मैक्सिमम पावर आपके पास वोल्टेज स्क्वायर और रिएक्टेंस पे डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब अगर मुझे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाना है, तो जैसे मैंने वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाया तो उससे फायदा क्या हुआ, मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी थी वो तो बढ़ गई, साथ में आपके पास लाइन के लॉसेस भी कम हो गए, तो साथ में आपके पास जो कंडक्टर का वॉल्यूम रिक्वायरमेंट था, जो क्रॉस सेक्शन रिक्वायरमेंट था, वो भी क्या हो गया, कम, मटेरियल की रिक्वायरमेंट कम। तो दूसरा था कि अगर हमें रिएक्टेंस की वैल्यू कम करना है, तो रिएक्टेंस की वैल्यू कम करने की बहुत सारी मेथड थी। फर्स्ट मेथड थी आप किसका यूज कर सकते हैं, डबल सर्किट लाइन का यूज कर सकते हैं। सेकंड थी आपके पास सीरीज कैपेसिटर का यूज कर सकते हैं। थर्ड थी आपके पास बेंडल कंडक्टर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने देखा कि अगर मैं पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी को बढ़ाना है, तो आपने ये पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी लोड एंगल साइन डेल्टा पे भी डिपेंड है।
तो अगर मैं लोड एंगल को प्रॉपर मैनेज कर लिया, स्टेबिलिटी को प्रॉपर मैनेज कर लिया, और आपके पास पावर ट्रांसफर ये भी बढ़ जाएगी जनरेटिंग एंड से सेंडिंग। लास्ट पॉइंट क्या है कि आपके पास ट्रांसमिशन सिस्टम ऐसे डिजाइन करना कि आपके पास उसका वोल्टेज रेगुलेशन फ्रीक्वेंसी प्लस सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड के बराबर हो। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, है ना, लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।